हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के टॉपिक सेल मेम्ब्रेन की डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ें और न्यू टॉपिक्स को पढ़ें, मैं ये चाहती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें अपनी डीपीपी के थ्रू। तो यही है आज के हमारे सेशन का टारगेट कि आज हमें सॉल्व करनी है अपनी डीपीपी नंबर 3। तो चलो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर की डीपीपी नंबर 3। आ जाओ। अब वो बच्चे जिनको शायद ना पता हो कि उन्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज कहाँ से मिल सकती हैं, तो एक बार ज़रा मैं उनको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो बेटा ध्यान से सुनना, मेरे हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हुए टॉपिक की डीपीपी को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और टेंशन मत लेना, वो जो आपको डीपीपी हम दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं, इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, वहाँ से आप टॉपिक वाइज डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी को डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए हुए सवालों को सबसे पहले आप अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जो भी डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, उन सबको दूर करने के लिए आप नेक्स्ट डे उस डीपीपी का सल्यूशन वाला वीडियो देख लिया करो। तो कुछ इस तरीके से हम नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो चलो अब हम अपनी आज की इस डीपीपी पर वापस आ जाते हैं और बहुत देर से जो है पहला सवाल हमारा इंतज़ार कर रहा है। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है। हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पूछा गया है। कितना बेसिक सवाल है। ऑप्शन ए लिपिड लेयर्स एंड पैक्टिन, ऑप्शन बी अ लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, की दो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं उनके बीच में एक लिपिड की लेयर पाई जाती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी अ प्रोटीन लेयर एंड सेल्यूलोज, या लास्ट ऑप्शन डी लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन्स। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन्स की बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, लिपिड में भी कौन से, तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली जो दो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, तो वो क्या बन जाती है, लिपिड बाई लेयर बन जाती है। और उसी लिपिड बाई लेयर में क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, है ना। चलो, तो ऑप्शन डी है इस सवाल का सही जवाब। मुझे लगता है कि आप लोगों से बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, ऑप्शन बी सिलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन सी कंप्लीटली परमिएबल, या लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकती एक ही बार में, तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया मैं ना चुन चुन की चीज़ों को अपने थ्रू सेल के अंदर आने दूंगी और चुन चुन की चीज़ों को अपने थ्रू सेल के बाहर जाने दूंगी। ये नहीं कि मुंह उठा करके सेल के अंदर कोई भी आ रहा है कोई भी बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। जो सेल वॉल है ना, वो तो क्या होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है। उसको मतलब नहीं होता कि कौन अंदर कौन बाहर क्या हो रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया सेल वॉल तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है उसको। सेल वॉल को तो कोई परवाह ही नहीं है कि कौन आ रहा है सेल के अंदर, कौन चला सेल के बाहर। कम से कम मैं तो परवाह करूं, मैं तो देखूं कि सेल के अंदर कोई फालतू के सामान ना आ जाए, या सेल का जो कुछ असेंशियल जो मटेरियल है वो कहीं सेल के बाहर ना निकल जाए। तो ये तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा ना, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब डिटेल में तो अभी हमने प्लांट सेल नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो उस स्ट्रक्चर को याद करके दिमाग लगाओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नज़दीक कौन सी लेयर होती है, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, या लास्ट ऑप्शन डी बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं। तो याद करो, अपन ने पढ़ा है कि ये हो गया प्लांट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल,
ठीक है, सेल वॉल। और सेल वॉल में भी हमने देखा था कि जब प्लांट सेल यंग होता है तो उसके पास ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, और फिर जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होने लग जाता है सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है ना, सेकेंडरी सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है, वो भी कहाँ, अंदर की तरफ। तो ये आ गई सेकेंडरी सेल वॉल, ये आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। और फिर सेकेंडरी सेल वॉल के और अंदर की तरफ क्या होती है, बताओ जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, मिडिल लैमेला भी ऑप्शन में, तो मिडिल लैमेला कहाँ होती है बेटा, वो तो प्राइमरी जो सेल वॉल है उसके पास होगी ना भाई। आपके पास दो एडजेसेंट प्राइमरी, आपके पास दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, और चलो आपकी खुशी के लिए इसकी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना दी है, ठीक है। अब ये जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, ये जो दो एडजेसेंट आसपास जो है ना प्लांट सेल्स, इनको बेटा आपस में कनेक्ट भी तो करना ज़रूरी है ना, ऐसे अलग अलग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इनको लिंक करने का काम कौन करती है, वही मिडिल लैमेला है ना। तो ये देखो, ये होती है मिडिल लैमेला, दिस इज मिडिल लैमेला, जो एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, इनको आपस में कनेक्ट या लिंक करने का काम करती है। सवाल क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नज़दीक कौन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन, अरे भैया बंद करिए ठीक से, हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नज़दीक कौन होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नज़दीक है सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल दूर है, मिडिल लैमेला तो और भी दूर है, सबसे नज़दीक कौन है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे टिक करना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स में इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो दोनों ही पाए जाएंगे। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अरे यार, सेल वॉल नहीं होना चाहिए था, क्यों, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। हमको वो दो स्ट्रक्चर्स चूज करने हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाएं। तो सेल वॉल तो केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में तो होती नहीं है, तो हटाओ इसको, ऑप्शन ही गलत हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, बेटा क्लोरोप्लास्ट तो एक फीचर होता है प्लांट सेल का, एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन डी, यहाँ पर भी सेल वॉल, जहाँ जहाँ सेल वॉल है बेटा वो तो तुम ऑप्शन हटा ही दो। बचा क्या ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। भाई यूकैरियोटिक सेल होता है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस तो होगा, नंबर वेरी कर सकता है लेकिन एटलीस्ट न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। और सेल मेम्ब्रेन तो हर लिविंग सेल में होती है, वो तो अपन पिछले सेशन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, किसने दिया था, ऑप्शन ए शील्डन एंड श्वान, ऑप्शन बी रॉबर्टसन, ऑप्शन सी सिंगर एंड निकल्सन, ये लास्ट ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी सिंगर एंड निकल्सन। इन्होंने ही फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। वो जो अभी अपन ने देखा ना लिपिड बाय लेयर, जिसमें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं पार्शियली या सुपरफिशियली या कंप्लीटली, है ना, तो वो जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था इट वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकल्सन, ठीक है। और भी कई सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, बट वो एक जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय विच सेलुलर वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। कि सपोज सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई जिसके कारण सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या है, वेस्ट ही तो है ना हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के सेल्स के लिए। इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल। तो सवाल ये है कि जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के बाहर निकलेगी, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलेगी, तो आपको बोलना होगा ऑप्शन बी डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, जो चीज़ों की टेंडेंसी होती है ना, जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं है सेल के बाहर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी, सेल के बाहर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस, है ना, ये अपन ने पिछले सेशन में समझा था।
तो ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रीड केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको यहाँ पर चूज करनी है। ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मुझे ये डेफिनेशन काफ़ी सही लग रही है, फिर भी अपन बाकी के ऑप्शंस भी एक बार रीड कर ही लेते हैं क्या जाता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप बोलोगे कि मैम आपने पढ़ाया था कि डिफ्यूजन जो है वो तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, तीनों में हो जाता है, ठीक है, बट जब हम स्पेसिफिकली बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, कि जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, पानी। तो जब हम बोलते हैं कि पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, है ना। तो मैम उस हिसाब से तो ये डेफिनेशन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सी है, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर दिया इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल दिया है इसलिए। याद करो मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस के लिए सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर ये नहीं दिया, इसका मतलब ये गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल नहीं, या तो सेमी या सिलेक्टिवली। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बहुत ही गलत हो गई है। तो सबसे सही कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक व्हेन, एक सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कब बोलेंगे, जैसे कि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसमें सॉल्यूट और दूसरा होता है उसमें सॉल्वेंट, ठीक है। उसके अंदर आपने एक सेल डाल दिया है, सेल के अंदर भी क्या है बेटा, सोल्यूशन है, मतलब उसमें भी सॉल्यूट है और उसमें भी सॉल्वेंट है। लेकिन क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि सेल जिस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, मतलब सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बेटा, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, जब हम ज़्यादा या कम की बात करते हैं ना बेटा, तो हम हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं, एक रेफरेंस हम लेते हैं जिससे कि हम कंपेयर करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक सेल है जिसके बाहर सोल्यूशन है, अंदर भी सोल्यूशन बाहर भी सोल्यूशन, लेकिन जो सेल के बाहर सोल्यूशन है जिस और सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब कि सेल के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सपोज ये सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्वेंट अपना पानी है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सेल के बाहर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो पानी क्या बोलेगा, हाय 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 हाय, जहाँ पर मैं हूँ, मतलब सेल के बाहर का जो पानी है बोलेगा यार अभी तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होगा। तो सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें जो पानी है, पानी कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। ऑस्मोसिस हो गई ना, पानी का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा बेटा, तो ये 100% आपका कहलाने वाला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे ही सोल्यूशन को तो हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सवाल यही तो था कि इट्स अ सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक व्हेन इट्स वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर भी पानी है लेकिन जो सोल्यूशन बाहर है, सेल के बाहर, उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, चलो। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, सच अ सोल्यूशन इज नोन एज, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, पानी के कॉन्सेंट्रेशन की जो कि सेल के अंदर है। मतलब आप ये समझ लो कि सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बराबर बराबर है। तो वैसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे,
आइसोटोनिक सोल्यूशन, है ना, ऑप्शन ए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल विल स्वेल अप, एक सेल फूलेगा कब? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम, मतलब कि सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्या तब सेल फूलेगा? ऑप्शन बी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, कि सेल के बाहर पानी के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, क्या तब सेल फूलेगा? एग्जैक्टली अभी जो मैंने आपको केस पढ़ाया वो इसी का तो था कि सेल के बाहर जो सोल्यूशन था उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। तो जब सेल के अंदर बेटा पानी आएगा तो सेल फूलेगा ना, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें ऐसा लगता है कि जब ये प्रक्रिया होती है तो सिर्फ सेल के बाहर का पानी सेल के अंदर आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेल के बाहर का पानी सेल के अंदर आएगा, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत पानी सेल के अंदर का बाहर भी निकलेगा, लेकिन पानी ज्यादा अंदर आएगा और पानी बाहर कम निकलेगा, यानी कि जो नेट मूवमेंट है पानी की वो कहाँ होगी, इनटू द सेल। इसलिए सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा और वो फूल जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। कौन सा, एंडोऑस्मोसिस। पानी अंदर आ रहा है ना, तो एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल फूलेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता क्या है। देखो, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने एक सोल्यूशन डाला है, सोल्यूशन में ऑब्वियसली आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, पानी, और आपके पास कोई सॉल्यूट है मतलब, ठीक है। फिर आपने क्या करा है, सेल के अंदर, सेल नहीं, सोल्यूशन के अंदर आपने एक सेल भी डाल दिया है। सेल के अंदर भी क्या है, पानी है एंड सॉल्यूट है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है कि सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सेल के बाहर जो सोल्यूशन है ना उसमें जो पानी है उसके कॉन्सेंट्रेशन से। मतलब आप ये समझ लो कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है ना उसमें पानी कम है। तो सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी, लेकिन सेल के बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें होने क्या वाला है, खुद ही दिमाग लगा लो। सेल के अंदर पानी ज्यादा, बाहर कम, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पानी बेटा सेल के अंदर का बाहर निकलेगा। तो जब ये होगा तो ऑब्वियसली इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सॉस्मोसिस बोलेंगे कि नहीं। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, तो पानी बाहर निकल रहा है सेल के, तो एक्सॉस्मोसिस। और अगर ऐसा हुआ तो आप खुद ही जानते हो कि सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। बेटा सेल के अंदर का पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो आपकी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि अगर सेल के अंदर का पानी बाहर निकल रहा है, यदि एक्सॉस्मोसिस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल के अंदर का पानी बाहर निकलता है, बाहर का पानी भी अंदर जाता है, लेकिन जो पानी सेल के बाहर निकल रहा है वो ज्यादा है, जो अंदर जा रहा है वो कम है। तो नेट मूवमेंट कहाँ हुई पानी की, आउटसाइड द सेल, इसलिए सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेल वेरी इन देयर साइज। सही बात है, हमने पढ़ा है कि सेल का नंबर, सेल का साइज, सेल का शेप सब वेरी करता है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ऑफ देयर साइज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया।
इन चारों ही सेल्स को इनके साइज के असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा सेल, फिर उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आप चुनोगे किसको? ऑस्ट्रिच के अंडे को, यानी कि ऑप्शन 2। सबसे छोटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, कौन? माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद में ह्यूमन आरबीसी से छोटा होता है कौन? बैक्टीरिया, है ना। तो फिर आ जाएगा सेकेंड नंबर पर फोर्थ ऑप्शन, और फिर थर्ड पर आ जाएगा कौन सा बचा हुआ? थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही है हमारा सही सीक्वेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए को टिक करो और आगे बढ़ो। When a cell is placed in strong salt solution, it shrinks because, अगर हमने एक सेल को स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिया तो सेल श्रिंक हो जाएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन में डाला है आपने सेल को, मतलब कि सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था सॉलिड और सॉल्वेंट के का रिलेशन होता है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा, कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सेल के अंदर भी क्या है बेटा? सेल के अंदर भी सॉल्वेंट है, लेकिन वो सॉल्वेंट ज्यादा होगा भाई, क्योंकि सेल के बाहर सॉल्वेंट कम है ना, तो अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली अंदर का सॉल्वेंट बाहर निकलेगा तो सेल क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। एंड एक्सॉस्मोसिस, सो सॉल्ट सोल्यूशन सेल को एंटर करेगा, इसलिए वो सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बिगिंस टू डिकम्पोज, वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल टू डेवलप इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल सही कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा? सेल के अंदर का पानी बाहर आएगा और इसीलिए वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को मार्क करो और आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना ऑब्टेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, या लास्ट ऑप्शन डी अमीबियासिस। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होगा एंडोसाइटोसिस। बेटा एंडो का मतलब ही क्या होता है? अंदर लेना, सेल के अंदर आना, है ना। साइटोसिस वर्ड कहाँ से आया? सेल से आया। तो अगर कोई चीज सेल के अंदर आ रही तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस ना। अपन ने पढ़ा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है कि अमीबा क्या करता है? अपने नकली पैर बनाता है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, बॉडी में एक ही सेल होता है, तो वो इकलौता सेल क्या करता है? अपने नकली पैर, बोले तो फॉल्स फीट, बोले तो सूडोपोडिया बनाता है अपने खाने तक पहुंचने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, है ना। ये देखो सूडोपोडिया क्या होते हैं बेटा? ये आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्मिक या सेल के क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक। ठीक है, तो ये इसने बना दिए क्या? अपने सूडोपोडिया। अब इनके थ्रू क्या होगा? ये अपने खाने तक पहुंचेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो खाना होगा उस खाने को ही सूडोपोडिया क्या करेंगे? ऐसे ट्रैप करेंगे, ऐसे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये सूडोपोडिया होगा और ये हो गया, है ना। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से अमीबा के खाने को कैप्चर करेंगे, ट्रैप करेंगे, फंसाएंगे। ठीक है, खाना कहाँ है? ऐसे बीच में। ठीक है, अब देखो खाना बीचों बीच आ गया। अब क्या होगा? इन सूडोपोडिया की जो टिप्स हैं वो आपस में टच करेंगी, टच करने पर क्या होगा? इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी। तो जहां मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, ठीक है, तो खाना जो है अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा? देखो वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। फिर अमीबा की बॉडी में जो लाइसोसोम्स होते हैं, अभी आपको नहीं पता होगा, बताऊंगी आगे। ठीक है, तो बेसिकली खाना जो आया है फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोसाइटोसिस। आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो एंडोस्मोसिस भी होता है, तो बेटा वो याद करो, जो ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर बात हो रही है बल्क ट्रांसपोर्ट की। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जब लार्ज क्वांटिटीज में सेल के अंदर जाने की कोशिश करें या सेल के बाहर आने की कोशिश करें, उसको अपन बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस ये बेसिकली कब होता है? जब बल्क में ट्रांसपोर्ट होना हो, सेल के अंदर या सेल के बाहर। ठीक है, तो अमीबा का खाना है बेटा, फूड है, तो ऑब्वियसली एंडोसाइटोसिस ही होगा ना, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होगा या लार्ज अमाउंट में होगा खाना, तो एंडोसाइटोसिस। सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस वहां पर काम नहीं करने वाला है। द मेन डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस इज, एंडोसाइटोसिस के ही दो टाइप्स होते हैं, पिनो एंड फेगोसाइटोसिस। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? टेकिंग इन ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस एंड एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड फॉरेन बॉडीज। मतलब पिनो का मतलब क्या होता है? पिनोसाइटोसिस का कि फ्लूइड सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर लिया जा रहा है, और फेगो
साइटोसिस का मतलब क्या होगा? फूड मटेरियल को एनगल्फ करना। सही लग रहा है? ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। टेकिंग इन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली, कि पिनोसाइटोसिस का मतलब यह है कि स्मॉल पार्टिकल्स को अंदर ले रहे हैं, और फेगो का मतलब यह है कि लार्ज पार्टिकल्स ले रहे हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं? टेकिंग इन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये भी गलत है। तो डी गलत, सी गलत, बी गलत, सबसे सही कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए को ही मार्क करके आगे बढ़ना, कि पीनो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल ड्रिंकिंग, है ना, अपन कुछ पी रहे हैं, अपन नहीं मतलब सेल पी रहा है। पीनो मतलब क्या? कोई पी रहा है, क्या पी रहा है? लिक्विड ही पिया जाता है। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, कि जब कोई लिक्विड सेल के अंदर आए बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू, दैट इज पिनोसाइटोसिस। और जब कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर आए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। तो इसको अपन बोलते हैं सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग, लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में। ठीक है, ये याद रखना। सो दैट्स इट, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने डीपीपी नंबर 3 को भी पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे अब। और अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम बात करेंगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के ऊपर। सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गए, अब हम और अंदर जाके बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लियस की। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो? आप बने रह सकते हो हमारे साथ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा लाइव सेशंस भी आपके होंगे डाउट वगैरह सॉल्व करने के लिए। डीपीपीज आपको टॉपिक वाइज हम दे ही रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।